हेलो मेरे फ्यूचर लीडर्स। आज हम रिकॉर्ड कर रहे हैं क्लास 11th एंटरप्रेन्योरशिप का यूनिट 6 बिजनेस फाइनेंस एंड अरिथमेटिक। लोग कहते हैं अकाउंटिंग बहुत बोरिंग है, लेकिन बेटा वो बिजनेसमैन ही क्या जो हिसाब किताब ना जानता हो। तो हमें हिसाब किताब का मास्टर बनना है, फाइनेंस तो अपनी पकड़ में होना चाहिए। अगर आपको ये कंसेप्ट थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं इस चैप्टर के, तो यकीन मानिए ये यूनिट हमारा अटेंड करिए और इसके बाद आपके सारे डाउट्स खत्म हो जाएंगे और ये चैप्टर आपका क्लिस्टर क्लियर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा और ये आपका हो सकता है कि फेवरेट यूनिट बन जाए। इस यूनिट के अंदर सिर्फ तीन ही चीज़ें, तीन ही टॉपिक्स हैं। एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा टॉपिक यूनिट ऑफ सेल, यूनिट कॉस्ट एंड यूनिट प्राइस। इसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लिए आप पढ़ लिख करके इंजीनियरिंग एमबीए वगैरह करके और आपने एक चाय की शॉप ओपन करी, टी। तो क्या बेच रहे हैं आप? एक कप टी, 1 कप ऑफ टी। तो जो 1 कप ऑफ टी है दैट इज योर यूनिट ऑफ सेल। क्या बेच रहे हैं? 1 कप ऑफ टी, यूनिट ऑफ सेल। अब इस टी या इस कॉफ़ी को बनाने में जो खर्चा आएगा आपका, रॉ मटेरियल्स का खर्चा हो गया, गैस का खर्चा हो गया, लेबर का खर्चा हो गया, 1 कप चाय बनाने में जो कॉस्टिंग यानी कि जो खर्चा होता है वो होगा यूनिट कॉस्ट। और अब इसी कप को, इसी यूनिट को जब आप बेचेंगे तो किस रेट में बेचेंगे? 10 रुपये, 20 रुपये, किस रेट में बेचेंगे? वो हो गया आपका यूनिट प्राइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। देखो, अलग अलग बिजनेसेस के लिए यूनिट ऑफ सेल अलग अलग होता है। जैसे कि एक चाय की शॉप है तो वो चाय बेचते हैं तो वो कप में बेचते हैं, तो वो कप के हिसाब से पैसा लेते हैं। कोई चीज़ें किलो के हिसाब से मिलती है, कोई लीटर में मिलती है, कोई मीटर में मिलता है, कोई नंग में मिलता है। जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे आपकी बुक में एग्जाम्पल दे रखे हैं। अगर आप एक फ्रूट वेंडर के पास जाएंगे तो एप्पल आपको केजी के हिसाब से मिलेंगे। हो सकता है बनाना भी केजी या डजन के हिसाब से मिले, अलग अलग रहता है। कोई पैकेट के हिसाब से बेचते हैं, कोई किलो के हिसाब से बेचा जाता है। कोई चीज़ होती है जैसे मिल्क हो गया तो लीटर के हिसाब से मिलता है। कुकिंग ऑयल हो गया, लीटर में भी मिलता है और कभी कभार केजी में भी मिलता है। तो ये अलग अलग यूनिट ऑफ सेल होते हैं। जैसे कि अगर आप कपड़े का बिजनेस करें, अगर आप टी शर्ट बेच रहे हैं तो आपके लिए पूरा टी शर्ट है ना, एक पीस, एक नंग, क्या हो गया? यूनिट ऑफ सेल। लेकिन यही अगर आपका कच्चे कपड़े का काम है, फैब्रिक का काम है, तो फैब्रिक को बेटा बेचा जाता है मीटर के हिसाब से। 1 मीटर कपड़ा, 2 मीटर कपड़ा। कभी आप कच्चा कपड़ा खरीदने जाओ सिलवाने के लिए कि भाई मुझे कच्चा कपड़ा चाहिए, मैं खुद कुर्ता पजामा सिलवाऊंगा, तो बेटा फैब्रिक की शॉप वाला क्या बोलेगा? मीटर के हिसाब से रेट बताएगा कि भैया 1 मीटर के 200 रुपये, 500 रुपये, इस हिसाब से रेट बताइए। अगर आप कोई घर खरीदने जाते हैं, अपार्टमेंट खरीदने जाते हैं, तो वहाँ पर जो रेट होगा वो स्क्वायर फीट के हिसाब से होगा। भाई ये जो फ्लैट है वो 1 करोड़ का है और स्क्वायर फीट, पर स्क्वायर फीट भाई 20,000 रुपये, 20,000 पर स्क्वायर फीट। तो सबका अलग अलग होता है। जैसे कोचिंग बिजनेस हो गया तो कोई कोर्स का पैसा लेता है, भाई पूरा कोर्स मैं करवा दूंगा, इतने पैसे लगेंगे। तो कोई आर्ली बेसिस पे लेता है, भाई रोज 1 घंटे की क्लास होगी, महीने के 1,500 रुपये। तो सबका अलग अलग यूनिट ऑफ सेल होता है। तो हमारे जो बिजनेस था, हमने क्या ओपन किया? चाय की शॉप ओपन किया हमने। तो हमारी चाय की शॉप में हमारा यूनिट ऑफ सेल क्या है? 1 कप ऑफ टी। ठीक है, होप आपको समझ में आया। अब बात करते हैं यूनिट कॉस्ट की। उसी एक यूनिट का कॉस्टिंग, उसी एक यूनिट का खर्चा को अपन कहते हैं यूनिट कॉस्ट। अब ये जो कॉस्ट है ना वो हम लोग खुद से डिराइव करते हैं, क्योंकि देखो आप लोग जब खर्चा करते हैं ना तो टोटल में करते हैं। जैसे एक चाय वाला भी बेटा 1 कप चाय थोड़ी ना बनाएगा। वो दूध हो सकता है 2, 5, 10 लीटर दूध लेकर के आए, 1 किलो शुगर लेकर के आए, 100, 200, 250 ग्राम चाय पत्ती लेकर के आएगा, लेबर रखेगा, कुकिंग गैस पूरा लाना पड़ेगा। तो जब बनाते हैं ना तो बनाने के बाद जो टोटल खर्चा आया उसको डिवाइड करते हैं हम लोग, कितनी क्वांटिटी हमने प्रोड्यूस की, और उससे हमें पता चलता है कि हमारा पर यूनिट 1 कप चाय कितने में बनी। जैसे मान लीजिए मुझे चाय बनाने में 500 रुपये लग गए, बट कोई 1-2 चाय थोड़ी ना बनाई है बेटा, मैंने 100 कप बना दी, 100 कप। तो 1 यूनिट कितने में बना बेटा? 5 रुपये में। अब ये कॉस्ट मैंने डिराइव की है, मैंने पता किया कि ये यूनिट, 1 यूनिट, 1 कप का कॉस्टिंग कितना आया। तो बेटा ये डिराइव किया गया है ना, ये डिराइव किया गया है कि भाई कितना खर्चा आया। अब इसके अंदर सब कुछ आ गया बेटा, मेरा रॉ मटेरियल का खर्चा आ गया, इसके अंदर दूध, शक्कर, चाय पत्ती सबका खर्चा आ गया, इवन लेबर का भी आ गया। तो 1 कप चाय 5 रुपये में बनती है, बिकती है नहीं, बनती है। अब इसको बेचेंगे तो मान लो 10 रुपये में बेचेंगे या 20 रुपये में बेचेंगे, तो वो हो जाएगा हमारा यूनिट प्राइस। ठीक है, अब इसके अंदर ये वेरिएबल कॉस्ट वगैरह दे रखा है, वो अभी अपन बात करते हैं आगे जाकर के वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। अब ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट कैसे हुआ कि भाई अगर एक चाय मैं बेचता हूं 10 रुपए में, है ना, ये मेरा सेलिंग प्राइस है, 10 रुपीज की मैं सेल करता हूं, और इसको बनाने में जो मेरा कॉस्टिंग है वो 5 रुपीज का है, तो पर कप, हर एक कप पर मेरा 5 रुपीज का प्रॉफिट मार्जिन सीधा सीधा है। एक कप बेचता हूं 5 रुपीज अर्न करता हूं, फिर दूसरा कप बेचता हूं 5 रुपीज अर्न करता हूं, ऐसे 100 कप बेचता हूं 500 रुपये अर्न करता हूं। तो आइए आपको समझ में आ गया तीनों का मीनिंग क्या है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कॉस्ट, कितने तरह की कॉस्ट होती है। तो एक तो हमने बताया आपको कि ये देखो यहां पर एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर है। अब एक्सपेंस, एक्सपेंडिचर और कॉस्ट में डिफरेंस क्या है ये समझो बात को। एक्सपेंडिचर का मतलब होता है आप लोग कितना पैसा खर्च कर रहे हो सारी चीजें खरीदने में। आपने दुकान खरीदी, आपने वेसल्स खरीदे, आपने है ना बर्तन वगैरह सब खरीदे, आपने स्टोव खरीदा, गैस खरीदा, सारे एक्सपेंस आपने किए, सारा पे आउट बेटा आपकी जेब से पैसा गया। आपने लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, जो भी चीज आप खरीद रहे हो बिजनेस के लिए, उसमें आपका पैसा खर्च होता है, वो हम कहते हैं एक्सपेंडिचर, जितना भी पैसा लगा। बट बेटा मुझे एक बात बताओ, ये जो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सारी चीजें तो क्या है बेटा, फिक्स कॉस्ट है, एक असेट है। असेट वो होती है जिसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन तक मिलता है। अब ये जो बर्नर खरीदा है हमने, जो स्टोव हमने खरीदा है बेटा, उसमें खाली एक बार थोड़ी ना चाय बनाएंगे, आने वाले कितने सालों तक उसी बर्नर पे चाय बनेगी। जो हमने बर्तन खरीदे उसी बर्तन पे हम लोग कितने सालों तक चाय बनाएंगे। तो जो बर्तन हमने खरीदा है, जो स्टोव हमने खरीदा है, जो गैस का सिलेंडर हमने खरीदा है, वो सारा हमारा लॉन्ग रन बेनिफिट देगा हमें, और ये सारी चीज़ें हमारी क्या बनती है, असेट। तो हमने जब खर्चा किया, जब हम लोग पे कर रहे हैं, एक्सपेंस डीचर कर रहे हैं ना, जब हमारे जेब से पैसा जा रहा है, तो बेटा वो शॉर्ट रन के लिए बेनिफिट नहीं देगा हमें, वो लॉन्ग रन बेनिफिट भी दे सकता है, क्योंकि हमने जो चीज़ें खरीदी वो तो असेट्स है। तो अभी तक जितनी मैंने आपको एग्जांपल दी वो सारे क्या थे, असेट्स थे। तो अभी मेरे जेब से पैसा गया, एक्सपेंडिचर हुआ, लेकिन नॉट नेसेसरी कि वो एक एक्सपेंस कहलाएगा। एक्सपेंस क्या है ये समझो। एक्सपेंस इज अ पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस का क्या होता है ना कि शॉर्ट टर्म बेनिफिट होता है। अगर जो कॉमर्स वाले तो वो लोग मेरी बात को समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे से। एक्सपेंस वो होता है बेटा जिसको आप P&L के डेबिट में लिखते हैं। P&L के डेबिट में सारे एक्सपेंस रिकॉर्ड किए जाते हैं, जैसे कि आपने सैलरी पे किया, लाइट का बिल पे किया, टेलीफोन का बिल पे किया, ये सब आपके क्या है, एक्सपेंस है। वाई एक्सपेंस? क्योंकि इनके जो बेनिफिट है वो आपको बहुत ही शॉर्ट रन के लिए मिलता है। आपने 1 महीना इलेक्ट्रिसिटी यूज़ किया, उसका आपने लाइट बिल पे किया। आपने 3 महीने मोबाइल यूज़ किया, उसका अपना टेलीफोन बिल पे किया। हर महीने आप सैलरी पे करो, एक तो रिकरिंग खर्चा है, हर महीने आपको ये खर्चे उठाने पड़ रहे हैं, प्लस इसका जो बेनिफिट है वो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का है। लेकिन जो एक्सपेंडिचर होता है वो टोटल पे आउट होता है, और कई बार एक्सपेंडिचर से हम लोग असेट्स भी खरीद लेते हैं। तो जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से उनको तो बैलेंस शीट भी पता होती है, तो बैलेंस शीट के अंदर आता है असेट्स और लायबिलिटी। तो आपने जो एक्सपेंडिचर किया उसमें हो सकता है आपने लैंड परचेस किया, बिल्डिंग परचेस किया, मशीनरी परचेस किया, है ना, फर्नीचर परचेस किया, लैपटॉप परचेस किया। तो लैंड, बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर, ये सब आपने खरीदा पैसे दे करके, पैसे खर्च हुए, एक्सपेंडिचर हुआ है। लेकिन इनके जो बेनिफिट है वो लिमिटेड नहीं है। इनके बेनिफिट सालों साल तक आपको मिलेंगे, साल, 2 साल, 3 साल तक वही बर्नर, वही स्टोव, वही बर्तन, सब कुछ वही रहेगा बेटा। बेनिफिट लॉन्ग रन का है। तो एक्सपेंडिचर के अंदर तो बेटा दोनों आ जाते हैं। आपने जो असेट्स खरीदा या जो आपने एक्सपेंस किया, अब एक्सपेंस का क्या होगा, बेनिफिट शॉर्टर ड्यूरेशन का रहता है, 1 साल के अंदर अंदर तो सब खत्म। ऐसा नहीं है कि आपने एक बार सैलरी दिया और 5-10 साल के लिए कोई आपके यहाँ काम करेगा। हर महीने सैलरी देनी पड़ेगी, हर महीने लाइट बिल देना पड़ेगा। लेकिन ये जो है एक बार आपने खर्च किया और आपका सालों साल के लिए बेनिफिट मिलता रहेगा। तो आई होप आपको एक्सपेंडिचर पता चला। एक्सपेंडिचर के अंदर आपके असेट्स भी हो सकते हैं। एक्सपेंडिचर यानी पैसा जाना, और उससे आप क्या कर रहे हो, आप कोई एसेट्स खरीद रहे हो। और एक्सपेंस के अंदर हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सर्विसेज ऑक्यूपाई करते हैं, गुड्स खरीदते हैं, सर्विसेज लेते हैं, जो कि हमें शॉर्ट टर्म बेनिफिट देती है। तो आई होप आपको एक्सपेंडिचर एंड एक्सपेंस का जो मेजर डिफरेंस होता है वो समझ में आया। तो देखो यहाँ पर लिखा भी है, एक्सपेंडिचर का मतलब होता है पेमेंट करना, पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन करना, डिसबर्समेंट करना, पैसे देना। अब कहाँ दे रहे हैं पैसे,
तो हो सकता है आप कोई असेट खरीद रहे हो, जैसे कि मशीन खरीद रहे हो सकता है आप कोई आइटम जो आपने खरीदी थी क्रेडिट पर उसका पेमेंट दे रहे हो सकता है आप एडवर्टीजमेंट करवा रहे हो, सैलरीज दे रहे हो, सब कुछ जहां भी आपका पेमेंट गया वो एक्सपेंडिचर। लेकिन एक्सपेंस ये होता है कितना यूज हुआ, कितना यूज हुआ। जैसे मान लो आपने एडवर्टीजमेंट, बहुत बड़ी एडवर्टीजमेंट करवा दी, 2-3 साल के लिए आपने करवा दिया, अभी 1 साल के लिए कितना खर्चा हुआ आपका। जैसे मान लो रेंट है आपका, तो हर महीने का रेंट कितना है, कमीशन पे कर रहे हो, इंटरेस्ट पे कर रहे हो, ये सब एक्सपेंस होता है। क्योंकि ये सब जो आपको बेनिफिट देते हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन के बेनिफिट होता है। वन टाइम बेनिफिट देगा, 2 बार बेनिफिट देगा आपको, महीने के लिए बेनिफिट देगा, 2 महीने के लिए बेनिफिट देगा, शॉर्ट रन बेनिफिट होते बेटा ये। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, देखो इन्होंने बहुत ही प्यारा एग्जाम्पल दिया है। मान लीजिए कोई आपने मशीन खरीदी है 5 लाख रुपीस की, और ये 5 लाख की जो मशीन है वो आपकी 5 ईयर्स तक चलेगी। आपने एस्टिमेट किया कि भाई 5 साल तो चली जाएगी, तो 5 लाख रुपए 5 साल में यूज करने, 5 लाख फॉर 5 ईयर्स। तो एवरी ईयर, हर साल के कितने हुए बेटा, हर साल के हो गए एनुअली 1 लाख रुपीस, और इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कहा जाता है डेप्रीशिएशन। 5 साल के लिए मशीन आपने खरीदी है और हर साल आपका 1 लाख का क्या हो रहा है, डेप्रीशिएशन। 1 लाख रुपए मशीन की वैल्यू कम हो रही है, ऐसा समझो। 5 लाख रुपए 5 साल के लिए दिए, तो हर साल आपका जो एक्सपेंस है वो 1 लाख रुपए माना जाएगा, है ना। ये कॉमर्स वालों को तो बहुत ही बढ़िया से पता होता है। जैसे कि हमने आगे ऊपर एसेट्स की बात की थी, तो मशीन हमारी या फर्नीचर हमारा कितने का खरीदा हमने, 5 लाख का। 1 साल खत्म होने पर इसकी वैल्यू 1 लाख रुपए कम कर दी जाती है, और इस 1 लाख को हम लोग क्या मान लेते हैं, एक्सपेंस, और उसका नाम क्या होता है एक्सपेंस का, डेप्रीशिएशन। तो कॉमर्स के स्टूडेंट्स को तो बहुत अच्छे से पता होगा, साइंस वाले स्टूडेंट्स थोड़ा सा समझ लें, है ना। जो भी असेट्स आप लोग खरीदते हो उसकी वैल्यू धीरे धीरे कम होती जाती है। जितनी वैल्यू बची वो असेट, और जो वैल्यू कम हो गई उसे डेप्रीशिएशन कहते हैं, घसारा, है ना। और वो आपका क्या है, एक्सपेंस या लॉस समझ लीजिए आप उसको। तो हर साल मेरा 1 लाख का लॉस हो रहा है। अब नेक्स्ट मैं बात करता हूं कॉस्ट की। बेटा कॉस्ट डिराइव वैल्यू, हम लोग ना इसकी वैल्यू फाइंड करते हैं कॉस्ट की। जनरली कॉस्ट और एक्सपेंस सब लोग एक जैसा ही बोलते हैं, बोले कॉस्ट और एक्सपेंस तो एक जैसे ही होते हैं, लेकिन कॉस्ट और एक्सपेंस में फ़र्क क्या होता है। एक्सपेंस के अंदर आप टोटल पे आउट देखते हो, भाई टोटल आपने कितने पैसे खर्च किए। जैसे मैंने आपको चाय का एग्जांपल दिया, तो मेरे टोटल 500 रुपये खर्च हो गए, है ना, दूध में, शक्कर में, चाय पत्ती में। लेकिन जब मैं कॉस्ट फाइंड कर रहा हूँ, मैं 1 कप का कॉस्टिंग फाइंड कर रहा हूँ, तो मुझे थोड़े कैलकुलेशन करने पड़े। 500 डिवाइडेड बाई 100, तो थोड़े कैलकुलेशन करने पड़े, जिससे मुझे पता चला कॉस्टिंग क्या आ रहा है ना। तो कॉस्टिंग बेटा डिराइव्ड होती है, ये डिराइव्ड वैल्यू होती है जो आप फाइंड करते हो। जितना भी माल अभी आप बेच रहे हो या फ्यूचर में बेचने वाले हो, उसके रिलेटेड खर्चा कितना होगा, उसका एक आप वैल्यू डिराइव कर रहे हो, जिससे मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में इजी हो जाता है। उन्हें ये पता चल जाता है कि प्राइस क्या सेट करना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा हमारा, वगैरह वगैरह। तो वो लोग टोटल एक्सपेंस को क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ यूनिट्स के साथ, तो उनको पता चलता है कॉस्टिंग। जैसे यहाँ पर बहुत ही बढ़िया एग्जांपल दे रखा है, आपने मान लीजिए रेंट पे करना है 50,000 रुपए, टोटल 50,000 का आपका रेंट है। अब रेंट टोटल 50,000 आप पे करते हो, जिसमें आपके यहाँ पर आपके प्रोडक्शन यूनिट में 3 चीजें बनती है, ए बी सी, तीनों प्रोडक्ट बनते हैं। अब एक प्रोडक्ट जो ए है ना, वो 50% जगह ऑक्यूपाई कर रहा है। तो जो आप टोटल पे करते हो, ये टोटल आपके फैक्ट्री का रेंट है 50,000 रुपए, जिसमें आधी जगह पे तो क्या बन रहा है, ए प्रोडक्शन हो रहा है। तो बेटा टोटल 50,000 का एक्सपेंस है, वो तो आपको एक साथ ही पे करना है। फैक्ट्री का रेंट तो पूरा 50,000 रुपए एक साथ ही पे करना है, लेकिन आपको ये देखना है कि ये ए यूनिट बनाने में मेरा खर्चा कितना आता है, मेरा कॉस्टिंग क्या आता है। तो ए यूनिट का रेंट का खर्चा आपका कितना है बताइए, वेरी गुड, 25,000 रुपए। क्योंकि अगर टोटल का 50,000 है और ए ही आपकी आधी जगह रोक रहा है, तो बेटा ए का रेंट 25,000 है। अब आप लोग कोई रेंट अलग अलग नहीं दोगे कि भैया यहाँ पर हमारा ए का प्रोडक्शन होता है, ये लो 25,000 रुपये, नहीं भैया, आप तो पूरा 50,000 रुपये का रेंट पे करोगे। लेकिन आप जब ये देख रहे हो कि ए यूनिट बनाने में मेरे रेंट का कितना खर्चा आ रहा है, तो बेटा कितना खर्चा आ रहा है, 25,000 का खर्चा आ रहा है। तो ये कॉस्ट है जो आपने डिराइव की है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड की है, जबकि एक्सपेंस तो आपको पूरा 50,000 का था। आई होप आपको ये कॉस्ट वाला पॉइंट भी समझ में आया। एक और एग्जाम्पल अगर इसके अंदर आपने देखना है,
तो देखो आपने 1,20,000 रुपए टोटल पूरे साल का आपने इंश्योरेंस करवाया, 1,20,000 रुपए। अब आपको ये देखना है कि महीने का कितना हुआ, पर मंथ कितना हुआ। तो बेटा पूरे साल भर में होते 12 महीने, तो 1,20,000 को आप डिवाइड कर दे 12 से, तो आपको पता चलेगा कि हर महीने का कितना हुआ, 10,000 रुपए। तो ये कॉस्ट आपने डिराइव की, पर मंथ आपको पे नहीं करना है, आपने तो पूरे एक साल का ही पैसा पे किया, वो एक्सपेंस है 1,20,000 रुपए, लेकिन महीने का कितना हुआ, तो ये आपने थोड़ा फाइन किया, डिराइव की वैल्यू। टोटल आपने रेंट पे किया 50,000 रुपए, लेकिन ये जो प्रोडक्ट हमारा बनता है उसके पीछे रेंट कितना खर्च हुआ, तो वो आपने वैल्यू फाइन की 25,000 रुपए। तो आई होप आपको ये समझ में आया। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ एक्सपेंसेस। एक होता है स्टार्टअप कॉस्ट, एक होता है ऑपरेशनल कॉस्ट। स्टार्टअप कॉस्ट का मतलब होता है कि बिजनेस को स्टार्ट करने में कितना खर्चा होगा। जैसे हमारे पहले वाले एग्जांपल पे आ जाते हैं, एक चाय की जो हम लोग शॉप ओपन करने वाले हैं, तो उस शॉप के पीछे हमारा स्टार्ट करने के पीछे कितना खर्चा होगा। अब बेटा कोई भी बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले सारे फर्नीचर खरीदने पड़ते हैं, इक्विपमेंट खरीदना पड़ता है, लैंड बिल्डिंग मशीनें खरीदनी पड़ती है, स्टार्टिंग में स्टॉक खरीदना पड़ता है, दुकान खाली थोड़ी ना रखेंगे। मतलब यूँ समझ लीजिए कि इनॉग्रेशन तक का जितना भी खर्चा हुआ वो सारा स्टार्टअप कॉस्ट है। अगर मान लीजिए आपको कोई कपड़े का शोरूम ओपन करना है, तो कपड़े के शोरूम के लिए क्या क्या चाहिए होगा, पूरा इंटीरियर आप करवाओगे उसका खर्चा, कंप्यूटर रखोगे प्रिंटिंग के लिए, है ना, बिल प्रिंट करने के लिए प्रिंटर रखोगे, तो जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, भाई वाईफाई लगवाना है, लाइटें लगवानी है, जो भी डमी वगैरह सेट करना है, माल पूरा भरना है, जितना भी आपका खर्चा होगा, सैलरी वगैरह हो गया, स्टार्टिंग में भी तो लेबर तो रखने पड़ेगा ना, सामान वामान जमाएगा कौन। तो बिजनेस के ओपनिंग तक, बिजनेस के इनॉग्रेशन तक जितना भी स्पेंड होगा वो सारा कहलाएगा स्टार्टअप कॉस्ट। तो जितना भी आपने खर्चा किया इनॉग्रेशन तक, सारा स्टार्टअप कॉस्ट हो गया। अब एग्जांपल देखो, इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं। मान लीजिए आपने लैंड एक्वायर किया, बिल्डिंग लिया, कंप्यूटर लिया, इक्विपमेंट लिए, मशीन लिए, व्हीकल लिया, वेसल्स लिए, बर्तन वगैरह लिए, सॉफ्टवेयर आपने कंप्यूटर में लगवाया, रजिस्ट्रेशन, कई बार बिजनेस के अंदर रजिस्ट्रेशन होता है, रजिस्ट्रेशन करवाया आपने, इनॉग्रेशन की सेरेमनी रखी जिसमें हम लोगों को इनवाइट कर रहे हैं, तो इनवाइट करने के लिए हमने कुछ कार्ड वगैरह प्रिंट करवाए हैं, उसका खर्चा, सेरेमनी के अंदर मंडप वगैरह बांधा तो उसका खर्चा, और आएंगी पब्लिक तो आइसक्रीम तो खिलाओगे ना एटलीस्ट, तो आइसक्रीम का खर्चा, ये सब आपका हो जाता है इनॉग्रेशन के टाइम पे सारा खर्चा। अब उसके बाद रॉ मटेरियल होगा आपका, अगर रॉ मटेरियल नहीं है तो फिनिश गुड्स होगा, खरीद के बेचोगे, कुछ तो करोगे ना, या तो बना के बेचोगे या तो खरीद के बेचोगे, तो खरीदना तो पड़ेगा रॉ मटेरियल वगैरह। फिर इनिशियल सैलरी तो देनी पड़ेगी, वो सब सजाएगा कौन, स्टोर में सब काम वाम कौन करेगा, तो सैलरी तो इनिशियल देनी पड़ेगी आपको। हो सकता है अगर आपकी प्रॉपर्टी रेंट पर है तो आपको महीने 2 महीने का रेंट एडवांस भी देना पड़ता है। तो और ये सारे खर्चे ना बिजनेस टू बिजनेस डिफर करते बेटा, जरूरी नहीं है कि सबको लैंड बिल्डिंग मशीन का खर्चा आएगा ही आएगा। अगर मैं मान लो एक छोटा सा स्टॉल ओपन कर रहा हूँ, तो एक स्टॉल ओपन करने में जो भी खर्चा आएगा वो मेरा क्या कहलाएगा, स्टार्टअप कॉस्ट। तो आई होप आपको स्टार्टअप कॉस्ट क्लियर हुआ। अब बात करते हैं ऑपरेशनल कॉस्ट की। अब आपका बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, ऑपरेशन में आ चुका है, अब बिजनेस के अंदर स्टार्ट हो गया है, बिजनेस रनिंग पोजीशन में, अब हमारा बिजनेस चल पड़ा है। अब यहाँ पर हमें 2 तरह के एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं, 2 तरह की कॉस्टिंग आती है। पहली कॉस्टिंग होती है फिक्स्ड कॉस्ट और दूसरी कॉस्टिंग होती है वेरिएबल कॉस्ट। बेटा देखो नाम से ही पता चलता है, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। फिक्स का मतलब क्या है, जो फिक्स है, कांस्टेंट, जो चेंज नहीं होगी, मतलब कि वो आपके प्रोडक्शन या वो आपके सेल पे डिपेंडेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल मान लो अगर मेरे क्लासेस है, मेरे क्लासेस रेंट पर है, तो हर महीने मुझे फिक्स रेंट पे करना है। एवरी मंथ आई हैव टू पे 25,000 रुपीज फिक्स रेंट। चाहे मैं 10 बच्चे पढ़ाऊँ, चाहे 100 बच्चे पढ़ाऊँ, या 200 बच्चे पढ़ाऊँ, या 500 बच्चे पढ़ाऊँ, दैट विल नॉट मैटर। व्हाट मैटर इज रेंट पर मंथ। जैसे रेंट मंथ कंप्लीट हुआ, रेंट पे करना है, 25,000 रुपये देना है, मतलब देना ही है। तो ये आपका फिक्स कॉस्ट है। तो काफ़ी सारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो फिक्स होते हैं। अगर आपने लोन लिया है, लोन लेकर के आप बिजनेस रन कर रहे हो, तो बेटा उस लोन का जो इंटरेस्ट होता है वो इंटरेस्ट फिक्स होता है, वो आपको देना ही पड़ेगा। बैंक को ऐसा तो बोल नहीं सकते ना, भैया धंधा नहीं है अभी, कल आना, कल नहीं बोल सकते बेटा, आपको देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ईएमआई आपको हर महीने देना ही देना है, चाहे आपका बिजनेस हो रहा है नहीं हो रहा है, आप जीरो सेल क्यों ना कर रहे हो, जीरो प्रोडक्शन क्यों ना कर रहे हो, बिजनेस को ताला मार के बंद करके चले जाओ, फिर भी हर महीने जैसे ही 1 तारीख होगी बेटा रेंट ड्यू हो जाएगा, आपको रेंट पे करना ही पड़ेगा। आपके पास और कोई चॉइस नहीं है, या तो फिर खाली कर दो प्रॉपर्टी। तो ये होते हैं फिक्स कॉस्ट।
अब मान लीजिए आपने कोई वर्कर हायर किया है जिसको आपने पर मंथ सैलरी पे हायर कर दिया कि भाई हम आपको हर महीने 10,000 रुपये देंगे। अब बेटा माल बिके या ना बिके, काम हो ना हो, आपने उसको 10,000 रुपये फिक्स बोल दिया है तो वो आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने उसका काम के ऊपर नहीं रखा है। मतलब कि ऐसा नहीं है कि भाई इतने कपड़े बनाएगा या इतने कपड़े बेचेगा तो ही पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं कहा ना आपने। हर महीने आप उसको फिक्स सैलरी देने ही वाले हो, तो ये हो जाएगा आपका फिक्स कॉस्ट। तो कुछ खर्चे बेटा फिक्स रहते हैं ये कुछ एग्जाम्पल है जो फिक्स रहते हैं। कंसल्टेंसी, आपने किसी से कंसल्टेंसी करवाई, फिक्स चार्ज है। जैसे हम लोग भी कंसल्टेंसी करते हैं आफ्टर क्लास 12 क्या करना चाहिए, तो कंसल्टेंसी चार्जेस हमारे फिक्स रहते हैं। फिर ट्रैवल का खर्चा, सैलरी पे आउट करना, वेजेस, रेंट। अच्छा ये समझ लो, इनमें से कुछ ऐसे एक्सपेंस है जो थोड़े बहुत वेरिएबल हो सकते हैं। वेरिएबल का मतलब क्या होता है, जो वेरी करता है। वेरी का मतलब है जो डिफर करता है, जो आपके प्रोडक्शन या सेल पे डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना वेरिएबल खर्चा ज़्यादा आएगा, जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतना वेरिएबल खर्चा कम आएगा, और अगर प्रोडक्शन करोगे ही नहीं तो जीरो वेरिएबल खर्चा। अब मैं कब से वेरिएबल खर्चा बोल रहा हूं, तो वेरिएबल खर्चे होते कौन से, तो वेरिएबल एक्सपेंस आपके बेटा होते हैं रॉ मटेरियल के एक्सपेंस, है ना। अब जैसे कि मान लो ये बेकरी है, तो बेकरी के अंदर आपका फ्लोर यूज हुआ, शुगर, बेकिंग पाउडर। हमारा जो एग्जाम था चाय बनाने वाला, तो चाय बनाने वाले एग्जाम्पल के अंदर आपका दूध, पानी, शक्कर, चाय की पत्ती, ये सब आपका क्या है, वेरिएबल, है ना। तो ये सारा वेरिएबल, रॉ मटेरियल का खर्चा, पैकिंग का खर्चा वेरिएबल होता है। अगर मैं 100 चाय बनूंगा तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए, 1000 चाय बनाऊंगा तो उसके हिसाब से रॉ मटेरियल चाहिए। नहीं बनाऊंगा, बंद करके चला जाता हूँ बिजनेस, तो बेटा क्या ही रॉ मटेरियल चाहिए, नहीं करो, रॉ मटेरियल चाहिए ही नहीं ना बेटा, जीरो रॉ मटेरियल की में काम हो जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो वेरिएबल का मतलब ये होता है जो वेरी करता है, जो डिफर करता है, जो डिपेंड करता है आपके प्रोडक्शन या तो सेल पर। और ये सारे ऐसे एक्सपेंस है जो फिक्स है। अब काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर ये लाइटिंग, ये टेलीफोन, ये कैसे फिक्स हो सकते हैं, तो बेटा आजकल तो फिक्स है। ये जियो है, 3 महीने का रिचार्ज फिक्स है। अब तुम्हारे यहाँ पर ज़्यादा कस्टमर हो या कम कस्टमर हो, ज़्यादा बात करो कम बात करो, वो लोग फिक्स पैसा ले ही रहे ना आपसे। तो यहाँ पर ये फिक्स हो गया आपका। लाइटनिंग देखो, थोड़ा फिक्स थोड़ा वेरिएबल हो सकता है, डिपेंड करता है बिजनेस पे। जैसे मान लो मेरा क्लासेस का बिजनेस है, 10 बच्चे बैठे हो या 50 बच्चे बैठे हो, मुझे पूरे क्लास के लाइट्स ऑन रखने पड़ते हैं। तो मेरा तो फिक्स है, मेरे को रोज 8 घंटे लाइट्स ऑन रखनी पड़ती है, तो लाइट का बिल ऑलमोस्ट फिक्स जैसा ही आता है, थोड़ा बहुत चेंज होता है लेकिन ऑलमोस्ट फिक्स जैसा ही आता है। स्टेशनरी है तो स्टेशनरी कई बिजनेसेस के अंदर फिक्स रहती है, उनके पे ज़्यादा डिपेंड नहीं करता है। अब जो स्टेशनरी आइटम है वो लेनी है तो लेनी है, फिक्स है। हाँ, बिजनेस टू बिजनेस डिपेंड करता है, मैं अभी भी कह रहा हूँ। जैसे मान लो हमारे बिजनेस के अंदर, कोचिंग बिजनेस के अंदर कई बार हमारी स्टेशनरी बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाती है, डिपेंड करता है बच्चों पे। अगर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ जाते हैं तो स्टेशनरी ज़्यादा यूज़ होती है, प्रिंटिंग के पेपर्स ज़्यादा लगते हैं। बच्चे कम होते हैं तो कम स्टेशनरी यूज़ होती है। तो ये वेरिएबल करता है। तो देखो, फिक्स है या वेरिएबल है वो डिपेंड करता है आपके बिजनेस पे। अगर आपका बिजनेस मान लीजिए प्रिंटिंग प्रेस का ही है, तो बेटा आपके लिए तो फिर वो रॉ मटेरियल की तरह हो गया। जितने ज़्यादा कस्टमर होंगे, जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज़्यादा पेपर यूज़ होगा, जितना कम प्रोडक्शन करोगे, जितना कम जेरोक्स निकालोगे उतना कम पेपर यूज़ होगा। तो आपके लिए वेरिएबल हो गया, है ना। तो किसी किसी बिजनेस के लिए फिक्स होते हैं, किसी किसी बिजनेस के लिए वेरिएबल होते हैं। तो हमेशा ये सब फिक्स ही होते हैं ऐसा जरूरी नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ें तो आप हमेशा फिक्स मान ही सकते हो, जैसे रेंट, किसी भी तरह का बिजनेस हो फिक्स ही होता है। बैंक का इंटरेस्ट पे करना फिक्स ही होता है। आपके परमानेंट स्टाफ की सैलरी पे करना फिक्स होता है। कंसल्टिंग चार्जेस फिक्स होती है। तो कुछ कुछ एक्सपेंस आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये तो फिक्स ही होते हैं। हाँ, बाकी में मैं कहता हूँ कुछ ही बिजनेस के लिए फिक्स होते हैं, किसी बिजनेस के लिए वेरिएबल होते हैं। आपको डिफरेंस तो पता चल गया, फिक्स फिक्स रहता है जो चेंज नहीं करता है, और वेरिएबल जो चेंज हो सकता है। अब यहाँ पर ये रॉ मटेरियल का खर्चा है, पैकिंग का खर्चा है, आपकी गाड़ी का भाड़ा है, फ्रेट, इनवर्ड यानी माल आपने खरीदा और गाड़ी का भाड़ा दिया, या आउटवर्ड यानी माल आपका बिका और आपने गाड़ी का भाड़ा दिया। सेल्स के ऊपर कमीशन, रॉयल्टी अगेन प्रोडक्शन पे दी जाती है या तो सेल्स पे दी जाती है। फैक्ट्री का पावर कंजम्पशन, और अगर आपके वेजेस पीस रेट के हिसाब से, मतलब कि आप मजूरी सैलरी देते हो पीस के हिसाब से, भाई जितने यूनिट बनाएगा उसके हिसाब से पैसा दूंगा। एक शर्ट आपने रेडी करके दिया, 200 रुपये लेबर के दे देंगे हम। 2 शर्ट रेडी करके दिए तो 400 दे देंगे, तो पीस के हिसाब से। और अगर आपने कुछ मैन्युफैक्चर किया ही नहीं, आपने कुछ बना के दिया ही नहीं, तो 0 लेबर।
तो ये सारे आपके रॉ मटेरियल के एक्सपेंस है, और रॉ मटेरियल का एक्सपेंस बेटा क्या माना जाता है? वेरिएबल। ये सारे आपके वेरिएबल कॉस्ट है जो कि वेरी करेंगे, डिफर करेंगे। जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ये सब खर्चा भी ज्यादा आएगा, जितना कम प्रोडक्शन करोगे उतना ये सब खर्चा भी कम आएगा, और प्रोडक्शन करोगे ही नहीं तो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर आएगा ये खर्चा। ओके, सो ये हमारा आखिरी टॉपिक जो कि है ब्रेक इवन एनालिसिस। अब जो हमारा एग्जाम्पल था चाय वाला, वो चाय वाले एग्जाम्पल के अंदर आप कितने यूनिट चाय बेच करके आएंगे पर डे या महीने में, कितने यूनिट आपको एनी हाउ बेचना ही है जिससे आप नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाए। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जितना पैसा आपके पास आएगा, टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? चाय बेच के जो पैसा कलेक्ट होगा, कितनी चाय बेचो तो आपका नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन आना चाहिए। अगर आप प्रॉफिट फाइंड करने बैठो तो जितने पैसे आए माइनस उतने ही पैसे का क्या हो गया? एक्सपेंस हो गया, और आपके पास बचेगा कितना? जीरो प्रॉफिट। अब आप कहोगे सर जीरो प्रॉफिट ये क्या? तो हम लोग चाय का बिजनेस आखिर कर क्यों रहे हैं? बेटा कोई भी बिजनेस करने में एक रिस्क रहता है। रिस्क किस बात का रहता है? लॉस का। कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा, एंड इनिशियली लॉस हो जाएगा तो बेटा आप लोग बिजनेस करोगे कैसे? तो इनिशियली महीना, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना अगर हम लोग जीरो प्रॉफिट पे भी अगर बिजनेस करते हैं तो भी अच्छी बात है, धीरे धीरे हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा और तब हम लोग प्रॉफिट करना शुरू कर देंगे। अभी के लिए मुझे लॉस तो नहीं करना है, तो हर दिन या हर महीने मुझे कितना चाय बेचना पड़ेगा ताकि मैं घर पे भले कुछ लेके ना जाऊं, भले कुछ प्रॉफिट लेकर के ना जाऊं, बट एटलीस्ट लॉस के साथ तो नहीं जाना है। मेरे टोटल कलेक्शन, मेरा टोटल चाय बेच के जो पैसा आता है वो मेरे टोटल एक्सपेंस से मैच हो जाना चाहिए, भले मुझे प्रॉफिट जीरो हो। इसे हम लोग कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, एंड ये यूनिट्स में होता है, कितने यूनिट, कितनी चाय बेचनी है ताकि जीरो प्रॉफिट हो। एंड जीरो प्रॉफिट चलेगा लेकिन लॉस नहीं करना है, इसीलिए ये देख रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट, जहां पर प्रॉफिट भी नहीं है लॉस भी नहीं है। अब इसका फॉर्मूला सीखते हैं। सबसे पहले मैं शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूं, ब्रेक इवन पॉइंट्स, यूनिट्स, कितनी चाय बेचनी है उसका फॉर्मूला। यहां पर हमारा फिक्स कॉस्ट होगा। अब ये फिक्स कॉस्ट पर डे का भी हो सकता है, मंथ का भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। मान लो मंथ का देख रहे हैं या डे का देख रहे हैं। फिक्स कॉस्ट क्या होता है बेटा? जो फिक्स है, जैसे मान लो मेरा रेंट फिक्स है, मैंने जो चाय का स्टॉल लगाया ना वहां पर मुझे फिक्स रेंट पे करना पड़ता है। कितना पे करना पड़ता है? 3,000 रुपये। 3,000 रुपये फिक्स रेंट है। एंड ये जो रेंट है ना बेटा, ये क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि भाई आपको 3,000 का रेंट पे करना पड़ता है। अब ये 3,000 का रेंट बेटा फिक्स कॉस्ट है, इतना मुझे पे करना ही है एनी हाउ, इतना तो मुझे कमाना ही है मंथ के एंड में कि मैं 3,000 का रेंट पे कर सकूं। अब फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट, जिसको आप ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट भी कह सकते हैं। अगर आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट नहीं लिखना चाहते हैं तो आप ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट भी लिख सकते हो। अब ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट का मतलब क्या होता है? एक यूनिट बेचने पे जो आपका प्रॉफिट होता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो आप अर्न करते हो पर यूनिट, उसे हम लोग कहते हैं ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। अब देखो आपको ना सेलिंग प्राइस पता होगी, क्वेश्चन में गिवन होगी। अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करवाऊंगा जिसमें आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा क्वेश्चन में क्या गिवन होगा। तो सेलिंग प्राइस, एक चाय का कप हमारा बिकता है मान लो 10 रुपीज में, एंड इसी चाय को बनाने में जो हमारा वेरिएबल कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट अब आपको पता होगा व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट। इस चाय को बनाने में जो खर्चा होता है, जो रॉ मटेरियल यूज होता है ना, दूध, चाय, शक्कर वगैरह जो भी यूज होता है, वो मुझे 7 रुपीज में पड़ता है। तो पर कप, ये पर यूनिट का है, ये पर यूनिट का है, सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, और ये जो कॉस्ट आ रहा है वो भी पर यूनिट है। तो 3 रुपए मेरा आ गया पर यूनिट का, क्या आ गया? ग्रॉस मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट कह लो, ग्रॉस मार्जिन कह लो, एक ही बात होती है। भाई एक कप बेचने पे मैं 3 रुपए कमाता हूं। बेटा बिना फॉर्मूला के भी अभी तो आप सॉल्व कर सकते हो। एक चाय बेचने पे 3 रुपए अर्न करते हो, और आपको रेंट कितना पे करना है? 3,000 का आपको रेंट पे करना है। तो बेटा ऐसे कितने कप बेचने पड़ेंगे? हर कप पे 3-3 रुपए कमाते हो, ऐसे करके कितने कप सेल करोगे तो ये 3,000 रुपये का प्रॉफिट अर्न कर पाओगे, और ये 3,000 का प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा? रेंट पे करने में, और आपके पास क्या बचेगा? 0 रुपीज। नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन पे आ जाओगे। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है हमें
फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करना है हमारा ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। एक चाय बेचने पे 3 रुपए कमाते हैं, तो 3000 डिवाइडेड बाय 3 यानी 1000 यूनिट्स आपको चाय बेचनी पड़ेगी। मल्टीप्लाई बाय 1000 कर लो, 10 रुपए की एक चाय बिकती है, ऐसे 1000 यूनिट बेचेंगे यानी कितना कलेक्शन होगा 10,000 रुपए का। एक चाय बनाने में कितना खर्चा होता है 7 रुपए, ऐसे 1000 कब बनेंगे तो कितना खर्चा होगा 7000 का। आपका प्रॉफिट कितना होगा 3000 रुपए, और वो 3000 रुपए आप किसको दोगे, रेंट पे करोगे, और आपके पास बचेगा क्या 0। अब हम इसके सम सॉल्व करते हैं, तो जिनको भी अभी थोड़ा बहुत समझ में आया है उनको पूरा क्लियरली ये समझ में आ जाएगा। एक दो सम आप लोग बने रहिए, देखिए तो पूरा क्लियर होगा। ठीक है, मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है एंड ये मान लीजिए आपका क्वेश्चन में गिवन है, दिस इज क्वेश्चन। अब हम इसका निकाल रहे हैं आंसर। सबसे पहले हमें पूछा क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में, तो ब्रेक इवन पॉइंट्स यूनिट्स में निकालने का फॉर्मूला आपको लर्न होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। अब बेटा देखो फिक्स कॉस्ट तो आपको दे ही रखा है, देखो फिक्स कॉस्ट तो गिवन ही है, ये रहा फिक्स कॉस्ट आपको दे ही रखा है 420 रुपीज। आपको फाइंड क्या करना है बेटा, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट आपको फाइंड करना है। अब इसको फाइंड करने का एक ही तरीका है और बिल्कुल सरल तरीका है। क्या तरीका है, सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेलिंग प्राइस हमारा कितना है बेटा 5 रुपीज, यहां पर चाय 5 रुपए की बिक रही है, सस्ती है, माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ये वेरिएबल कॉस्ट भी गिवन है, कितना है 3.5 रुपए। बेटा 5 रुपए माइनस 3.5 रुपए करो, कितना होता है 1.5 रुपीज, और ये 1.5 रुपीज को क्या कहेंगे, ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट या कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट भी बेच सकते हो। ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। एक कप चाय बेचोगे 1.5 रुपए अर्न करोगे। चलिए अब हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट, तो 420 को डिवाइड करना है 1.5 के साथ, तो ये हो गया हमारा 420 डिवाइडेड बाय 1.5, 280 आ गया। तो 280 हो गया हमारा आंसर ब्रेक इवन का, यानी 280 यूनिट्स 280 कप्स चाय बेचनी पड़ेगी। 280 कप चाय बेचोगे तब जाकर के रेंट पे कर पाओगे, फिक्स कॉस्ट पे कर पाओगे। आ गया ब्रेक इवन पॉइंट, इतना सिंपल है। आपके उसमें भी दिखा देता हूं, आपको एक्सरसाइज के अंदर भी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये रहा देखो, अब यहां पर वेरिएबल कॉस्ट के अलग अलग नाम दे रखे हैं, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब आपका वेरिएबल कॉस्ट हुआ। अब इसको प्लस करिए, 22 + 12 + 6, 2 2 4 हो गया, 6 10 हो गया, ये 2 1, ये 40 रुपीज हो गए। तो 40 रुपीज आपका वेरिएबल कॉस्ट है ना, टोटल 40 रुपीज का। सेलिंग प्राइस क्या है 60 और फिक्स कॉस्ट दे रखा है 4 लाख। क्या फाइंड करना है, यूज द फिगर्स अबाउट टू शो द मिनिमम नंबर ऑफ यूनिट्स दैट मस्ट बी सोल्ड टू कम फॉर द कंपनी टू ब्रेक इवन। अब इस क्वेश्चन के अंदर बेटा वेरिएबल कॉस्ट दे रखा है 40 रुपीज, डायरेक्ट वेरिएबल कॉस्ट नहीं दे रखा, 3 अलग अलग नाम दे रखे, लेबर का खर्चा, मटेरियल का खर्चा, वेरिएबल खर्चा, टोटल करो 40 रुपीज आ रहा है। सेलिंग प्राइस क्या है 60 रुपीज। अब हमें ब्रेक इवन फाइंड करना है। अब ब्रेक इवन फाइंड करने से पहले सेलिंग प्राइस में से, सेलिंग प्राइस कितना था 60, सेलिंग प्राइस में से हम लोग वेरिएबल खर्चा माइनस कर देंगे, जो कि यहां पर टोटल करके 40 आ रहा था, माइनस करके आपका आया 20 रुपीज। ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट पर यूनिट। एक यूनिट पर 20 रुपए अर्न करते हो। अब हम लोग ब्रेक इवन का फॉर्मूला लिख देंगे। ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है बेटा, क्वेश्चन में गिवन ही है। फिक्स कॉस्ट कितना दे रखा है 4 लाख रुपए, और 4 लाख को हम लोग डिवाइड करेंगे हमारे प्रॉफिट मार्जिन के साथ। एक यूनिट बेचने पे 20 रुपए हम लोग कमाते हैं, तो 4 लाख को डिवाइड करो 20 के साथ, तो ये हो जाएगा आपका 20,000। तो 20,000 यूनिट सेल करने पड़ेंगे, तब जाकर के आप फिक्स कॉस्ट को कवर कर पाएंगे और आप घर ले जाएंगे 0 रुपीज। नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर हम लोग एक ट्विस्ट भी कर सकते हैं। अगर मान लो हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट करना है,
तो जो थोड़ा बहुत प्रॉफिट आपको करना है वो फिक्स कॉस्ट के साथ आपको क्या कर देने का, ऐड कर देने का। जैसे एक सम देते हैं अपन, यहां पर एक सम देखो, आपको सेलिंग प्राइस गिवन है 20 रुपीज, वेरिएबल कॉस्ट गिवन है 12 रुपए। बेटा सेलिंग प्राइस 20 माइनस वेरिएबल कॉस्ट करो 12, तो 20 माइनस 12 कितना होगा, 8 रुपए। तो 8 रुपए आपका ग्रॉस मार्जिन आ गया। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन, ये ब्रेक इवन का फॉर्मूला होता है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी करना है, अब यहां पर प्रॉफिट कुछ दे नहीं रखा है तो मैं 10,000 ले रहा हूं। अब यहां पर हमारा फॉर्मूला देखो क्या होगा, कितना सेल्स टारगेट करूं मैं, कितना माल बेचूं, उसका फॉर्मूला हो गया ये। फिक्स कॉस्ट के साथ साथ मुझे थोड़ा बहुत प्रॉफिट की भी अपेक्षा है। फिक्स कॉस्ट तो निकले प्लस थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, डिवाइडेड बाय आपका वही ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। अब यहां पर फिक्स कॉस्ट कितना है बेटा, फिक्स कॉस्ट दे रखा है 40,000, ये 40,000 फिक्स कॉस्ट निकालना है, प्लस मेरा एक प्रॉफिट टारगेट है 10,000 का, जो कि मेरा एक्सपेक्टेशन है भाई इतना प्रॉफिट तो करके जाऊं। तो 40,000 फिक्स कॉस्ट प्लस 10,000 रुपए मेरे लिए प्रॉफिट, डिवाइडेड बाय ग्रॉस मार्जिन पर यूनिट। और ग्रॉस मार्जिन का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, अब सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो 20 माइनस 12 यानी कि हो जाएगा 8। तो ये हो जाएगा 50,000 डिवाइडेड बाय 8। तो अब आप 50,000 को 8 से डिवाइड करिए, ये 50,000 डिवाइडेड बाय 8 क्या आया, 6250 यूनिट्स। यानी इतने यूनिट बेचोगे तो आपके फिक्स कॉस्ट तो कवर होंगे प्लस 10,000 रुपए का प्रॉफिट बचेगा। तो आई होप आपको ये पूरा यूनिट समझ में आया। अगर इसके रिलेटेड कोई भी आपको क्वेरी होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके के वीडियो हम आपके सामने लेकर के आ सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे। भावेश शर्वानी साइनिंग ऑफ।